The way we talk to our children becomes their inner voice. बच्चों को आपके प्रेजेंस की जरूरत नहीं है, आपकी प्रेजेंस की जरूरत है। जैसे लकड़ी के अंदर आग छिपी हुई होती है, जैसे छाछ के अंदर मक्खन होता है, वैसे ही हर बच्चे के अंदर एक छुपा हुआ जीनियस बैठा हुआ होता है। अब उसको उजागर करने की जिम्मेदारी माँ बाप की ही होती है। बच्चों को आपका टॉयस नहीं, आपका टाइम चाहिए। बच्चों को घूमने के लिए मॉल नहीं, उनको रहने के लिए अच्छा माहौल चाहिए। जब बच्चों को माँ बाप से ये 4 चीजें नहीं मिलती ना, तो वो इन 4 चीजों को बाहर से ढूंढ लेते हैं। कौन सी 4 चीजें? लव, अटेंशन, एक्सेप्टेंस और हैप्पीनेस। कभी भी अपने बच्चों को मूर्ख समझने की चेष्टा मत करना, वरना वो आपको महामूर्ख समझेंगे। मक्खी मम्मी हमेशा ट्रिपल सी होती है, वो अपने बच्चों को हमेशा कंपेयर, कंप्लेन और क्रिटिसाइज ही करती है। और मधुमक्खी मम्मी हमेशा ट्रिपल आर होती है, वो बच्चों को रिफॉर्म करेगी, रेक्टिफाई करेगी और रिकॉग्नाइज करेगी। मक्खी मम्मी CDO होती है, यानी कि चीफ डिस्करेजिंग ऑफिस, और मधुमक्खी मम्मी क्या होती है? CEO होती है, चीफ एंकरेजिंग ऑफिसर। मक्खी मम्मी इंफॉर्मेटिव ज्यादा होती है और इन्वॉल्विंग कम होती है। मधुमक्खी मम्मी इन्वॉल्विंग ज्यादा होती है और इन्फॉर्मेटिव कम होती है। मक्खी मम्मी हमेशा बच्चों को करेक्ट ज्यादा करेगी, कनेक्ट कम होगी। मधुमक्खी मम्मी बच्चों के साथ पहले कनेक्ट करेगी और फिर करेक्ट करेगी। मक्खी मम्मी हमेशा अपने बच्चों को इमोशनली ब्लैकमेल करती है, जबकि मधुमक्खी मम्मी हमेशा अपने बच्चों को इमोशनली सपोर्ट करती है। मक्खी मम्मी आइसक्रीम जैसी होती है और मधुमक्खी मम्मी कैंडल जैसे होती है। तो मक्खी मम्मी हमेशा यही देखेगी, मेरे बच्चे मेरे काम में क्या आ पाएंगे, और मधुमक्खी मम्मी क्या देखेगी, मैं मेरे बच्चों के उपयोग में कैसे आऊं। स्वामी जी, मैंने एक डिफरेंस देखा है पुअर फैमिलीज में और रिच फैमिलीज में। वो अपने बच्चों को ना अलग तरीके से पालते हैं। जो पुअर फैमिलीज होती हैं जनरली, मतलब एक्सेप्शन हर जगह पर होता है, बट ये चीज़ मैंने देखी है कि जो पुअर फैमिलीज है वो जनरली अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करती है, बहुत ज़्यादा कंपेयर करती है कि तू उसके जैसा नहीं बन पाया, तू ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं लेके आ पाया, वो अच्छे नंबर लेके आ गया। या फिर उसको पूरे टाइम क्रिटिसाइज करती है कि तुम फ़ोन चलाते हो इसलिए इससे इतनी सारी दिक्कतें हुई। एक तो कंपैरिजन और एक क्रिटिसिज्म। रिच फैमिलीज में वो एक्सेप्टेंस भी है कि ठीक है तूने गलत किया, कोई बात नहीं, अभी इसको सही कैसे करना है ये चीज़ पे ध्यान दो। क्रिटिसिज्म करते हैं लेकिन सही तरीके से, और एक्सेप्टेंस भी है। इसमें आप मुझे थोड़ा और डिटेल में बताइए कि सही क्या है और किस तरीके से हमको इसको देखना चाहिए आगे। जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने मृणाल जी। देखिए, पहले तो मैं ये थोड़ी डिटेल से आपको बताना चाहूँगा। हर एक इंसान के अंदर सद्गुण भी होते हैं और दुर्गुण भी होते हैं। हर एक इंसान के अंदर पॉजिटिव ट्रेट्स भी होते हैं और नेगेटिव ट्रेट्स भी होते हैं। अब वो इंसान तो जो है वही है, आप उसके अंदर से कौन सी चीज़ ग्रहण करते हैं उससे ये सुनिश्चित होता है कि आप कहाँ पर खड़े हैं। मान लीजिए कि कोई इंसान ब्रह्मचर्य का पालन करता है, लेकिन दूसरों को देखकर मुझे ऐसा लगता है ये तो विषयी है, कामी है, स्त्री लंपट है, लफंगा है। तो आप भले ही ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, लेकिन यदि दूसरों को आप कामी और विषयी देखते हैं ना, तो आप भी इतने ही कामी और विषयी ही है। दूसरों के अंदर हम जितनी भी गलतियां, त्रुटियां, दुर्गुण या जितनी भी गलत चीजें ढूंढते हैं ना, वो सभी चीजें हमारे अंदर है और है। क्योंकि दूसरों के अंदर हम वही चीजें देख सकते हैं जो हमारे खुद के अंदर। बिल्कुल। अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे बच्चों की। देखिए, हर एक बच्चे के अंदर अच्छी चीजें भी होती है और दुर्गुण भी होते हैं। अब माँ बाप की ये जिम्मेदारी होती है कि उनके अंदर से अच्छी चीजें को ढूंढ कर उसको हाईलाइट करना। देखिए, आपने शायद कभी मृणाल जी देखा होगा, मक्खी जैसे पूरे उद्यान में वो कहाँ जाकर बैठेगी? जहाँ पर कूड़ा होगा। पूरे उद्यान में खुशबूदार फूल होंगे ना, वहां पर वो मक्खी नहीं बैठेगी। पूरे उद्यान में जहाँ पर मल मूत्र और कूड़ा होगा ना, वहां पर जाके ही वो बैठेगी। बिल्कुल। अब मधुमक्खी कहाँ पर जाके बैठेगी? पूरे उद्यान में जहाँ खुशबूदार फूल होंगे, जहाँ पर शहद होगा, मधु होगी, जहाँ पर स्वीटनेस होगी, वहां पर वहां पर जाके। ही मधुमक्खी जाके बैठेगी। अब ऐसे ही 2 किस्म की माताएं होती है, मक्खी मम्मी और मधुमक्खी मम्मी। मक्खी मम्मी क्या करेगी? अपने बच्चों में 1000 अच्छी चीज होगी ना, उन सभी को नजरअंदाज करके अपने बच्चे के अंदर जितनी भी गलतियां होगी, त्रुटियां होगी, उन सभी को हाईलाइट करके उनको क्रिटिसाइज और कंपेयर ही करती रहेगी। जबकि मधुमक्खी क्या करेगी? अपने बच्चे के अंदर जितनी भी छुपी हुई काबिलियत होगी, जितने भी छुपे हुए स्किल्स होंगे, क्षमताएं होगी,
उन सभी को हाईलाइट करके उनको मोटिवेट करती रहेगी। अब आपको ये सुनिश्चित करना है कि आपको बच्चों की मक्खी मम्मी बनना है या मधुमक्खी मम्मी बनना है। आपको बच्चों का कैटलिस्ट बनना है या फिर इनहिबिटर बनना है। बच्चों का उत्प्रेरक बनना है या फिर बच्चों का अवरोधक बनना है। बच्चों का खलनायक बनना है या फिर बच्चों के लिए महानायक बनना है। वो माँ बाप पर ही निर्भर होता है। देखिए, इस पर मैं आपको एक दो तीन एग्जाम्पल साझा करना चाहूँगा। अमेरिका में एक 10-12 साल का एक लड़का था। अब बहुत ही शरारती था, छोटा छोटा सा था, तब पूरे दिन चाकू लेके घूमता था। सोसाइटी के जितने भी लोग थे मंडी में, उन सभी को डराया करता था। सोसाइटी के जितने भी लोग थे ना, उन लोगों ने उस लड़के की माता के सामने इसकी अनेक मर्तबा शिकायत की। एक दिन उस लड़के की माता उसको बुलाती है और कहती है, देख बेटा, तू जानता है हमारी सोसाइटी के अंत में एक बड़ा डॉक्टर रहता है, तू जानता है? लड़का कहता है, हाँ जानता हूँ। तो उसकी तरह BMW मर्सिडीज जैसी गाड़ियों में घूमना चाहता है? लड़का कौन क्यों ना कहेगा। वो कहता है, हाँ माता, जरूर घूमना चाहता हूँ। तो उसके जैसे आलीशान बंगले में रहना चाहता है? लड़का कहता है, क्यों नहीं। माता कहती है कि तू उसकी तरह इज्जतदार डॉक्टर बनना चाहता है? लड़का कहेगा, क्यों नहीं। माता कहती है, तू उसको उसके जैसा रईस बनना चाहता है? लड़का कहता है, क्यों नहीं। तो फिर लड़का ही सामने से कहता है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, उस चाकू से कितने लोगों को बर्बाद करना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए। माता कहती है, देख बेटा, चाकू को साइड में रख। वो डॉक्टर भी चाकू का इस्तेमाल करता है, तू भी करता है। वो डॉक्टर चाकू का सदुपयोग करता है। वो दूसरे लोगों की सर्जरीज कर कर उनको मृत्यु से बचाकर उनकी रक्षा करता है। तू भी इस चाकू से उस डॉक्टर जैसा बड़ा डॉक्टर बन जा, तेरे पास भी दौलत शोहरत प्रसिद्धि सब आ जाएगी। माँ कहती है, बेटा आज से तू पढ़ने में ध्यान देना शुरू कर जा। आज तक उस लड़के ने अपनी माँ की बात एक बार भी नहीं सुनी थी। उस लड़के के पिताजी नहीं थे, माता जी अकेली उसकी पेरेंटिंग कर रही थी। उस लड़के के पिताजी मर गए थे। माँ की जिम्मेदारी पूरे परिवार की थी। वो अकेली जॉब भी करती थी, बच्चों का भरण पोषण भी करती थी। तो उस दिन से उस लड़के को अपनी माता जी के ये शब्द इतने जच गए कि उस दिन से वो बखूबी बाकायदा अच्छी तरह से पढ़ना शुरू कर देता है। इतना पढ़ा कि वो डॉक्टर एक दिन महज अमेरिका का ही नहीं लेकिन पूरे विश्व का बहुत ही अच्छा एक डॉक्टर बन गया। वो जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल्स के पेडियाट्रिक्स का हेड बन गया। उसने एक ऐसी सर्जरी की, ट्विंस की, जो 22 घंटे तक नॉन स्टॉप चली थी। ये डॉक्टर और कोई नहीं लेकिन डॉक्टर बेन कार्सन थे। तो अब मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि उस दिन जब लोग उस बच्चे की शिकायत करते थे, तब माता ने भी अपने बच्चों को मारा होता, डांटा होगा, लताड़ा होगा, झिड़का होगा, तो क्या होता। मान लीजिए उस बच्चे की माता ने उस बच्चे को ये कहा होगा, आज से वो ये चाकू फेंक दे, ये सब खराब है, क्या होता। उस लड़के की माता ने अपने बच्चे के अंदर क्या काबिलियत छिपी हुई उसको उजागर किया। अब मेरा आपको ये प्रश्न है कि हर एक माँ बाप को ये विचारने लायक है कि यदि उस बेन कार्सन की माता की जगह पर आप लोग होते तो क्या करते। या तो फिर हम अपने बच्चों को इतना डांटते, इतना लताड़ते कि हमारा बच्चा और भी स्ट्रेस में आ जाता, डिप्रेशन में आ जाता। या फिर हम क्या करते हैं, जैसे ही दूसरे लोग हमारे बच्चे की शिकायत करते हैं, हम क्या करते हैं, हम उसकी पैरवी करना शुरू कर देते हैं। आप लोग ऐसा समझते हैं हमारा बच्चा ऐसा खराब नहीं है। या तो उसकी तरफ में आ जाते हैं, उसके पक्ष में आ जाते हैं, या फिर उसकी शिकायत करके हम भी उसको डांटने लगते हैं। बेन कार्सन की माता ने न तो उसको डांटा और ना ही उसकी पैरवी की। उसके अंदर जो काबिलियत थी, जो स्किल्स थी, उसको उजागर किया। और इसी की बदौलत बेन कार्सन आज इस शताब्दी का एक अच्छा न्यूरोसर्जन डॉक्टर बन गए। तो ये है, देखिए, द वे वी टॉक टू आवर चिल्ड्रन बिकम्स देयर इनर वॉइस। बच्चों को आपके प्रेजेंस की जरूरत नहीं है, आपके प्रेजेंस की जरूरत है। योर चिल्ड्रन नीड योर प्रेजेंस देन योर प्रेजेंस। बच्चों को आपकी गिफ्ट्स की जरूरत नहीं है, आपकी उपस्थिति की जरूरत है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इस पर मैं आपको दूसरा एग्जांपल साझा करता हूँ। ये कहानी शायद 100-150 साल पुरानी है। एक लड़का था, बहुत ही स्कूल में पढ़ता था, वो भी बहुत ही शरारती था। एक दिन स्कूल का प्रिंसिपल उसको बुलाता है और कहता है, देख ये लेटर मैं तुझे देता हूँ, ये अपनी माता को जाके देगा, तू पढ़ना मत, सीधा अपनी माता को जाके ये लेटर दे देना। लड़का जाता है घर पे, वो
उस दिन वो लेटर को पढ़ता नहीं है, वो सीधा घर पे जाकर अपनी माता को ये लेटर दे देता है। माता ने अपने बच्चे के सामने वो लेटर को जोर से पढ़ने लगी। उस लेटर में ऐसा लिखा था, तुम्हारा बच्चा अविलक्षण प्रतिभा का धनी है, बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही जीनियस है। हमारी स्कूल में ऐसे टीचर्स नहीं है कि आपके बच्चों को पढ़ा सके, क्योंकि आपका लड़का इतना स्मार्ट है, तो बेहतर यही होगा कि आप अपने बच्चों को घर पे ही पढ़ाएं। उस दिन से उस लड़के की माता अपने बच्चों को घर से होम स्कूलिंग शुरू कर देती है। होम स्कूलिंग शुरू हो गई, कई साल हो गए, वो लड़का शताब्दी का बहुत बड़ा इंसान बन गया। उसकी माता का देहांत हो गया था, लेकिन तो उस वक्त वो लड़का कई दशकों के बाद अपने पुराने घर में से नए घर में तब्दील हो रहा था, सामान का तबादला हो रहा था। यकायक उस लड़के की नज़र वो ड्रॉवर के अंदर पड़ी, जिसके अंदर वो खत पड़ा हुआ था। आज से कई सालों पहले वो स्कूल के प्रिंसिपल ने जो लड़के की माताजी की लिखा था। आज तक इस लड़के ने वो खत को पढ़ा नहीं था। अपनी माता ने जो सुनाया था ना, वही उसने सुना था। जैसे ही वो लड़का खत पढ़ता है ना, उसकी आंखों में से अनराधार आंसू बहने लगते। वो इतना जोर से बिलखने लगता है कि इतना, मने उस खत के अंदर लिखा क्या था जानता है? उस खत के अंदर ऐसा लिखा था कि आपका लड़का बहुत ही मूर्ख, गवार और जाहिल है। आपका लड़का अक्ल का शत्रु और खोपड़े का खाली है। हमारे स्कूल में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम आपके लड़के को पढ़ा सके, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपने बच्चे को घर पे पढ़ाइए। उस दिन माँ ने क्या पढ़ा था? उसका ऑपोजिट पढ़ा था। फिर ये लड़का कहता है, आप आज तो वो बड़ा इंसान बन गया था, वो कहता है कि यदि मेरी माता ने उस दिन मेरे पत्र को उल्टा नहीं पढ़ा होता तो मैं आज इतनी ऊंचाई पर नहीं जा सकता था। ये इंसान कौन था जानते हो? ये इस शताब्दी का बहुत ही बड़ा वैज्ञानिक हो गया, जिसने लाइट बल्ब की शोध की थी। ये और कोई नहीं लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन थे। जिस कालखंड में कोई बल्ब की परिकल्पना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं था, ऐसे विषम काल में उन्होंने लाइट बल्ब की शोध की थी। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि यदि उस दिन जब स्कूल का प्रिंसिपल अपने बच्चे की शिकायत करता था, उस दिन उस लड़के की माता ने इस खत को माने उसी जैसा था वैसा ही पढ़ा होता, तो थॉमस एडिसन इतने महान नहीं बन पाते। माता ने न तो अपने बच्चे से शिकायत करके उसको डांटा, उसको मारा, और ना ही अपने बच्चे की पैरवी की। अपने बच्चे के अंदर क्या काबिलियत थी ना, उसको उजागर करने में मां लग गई। मेरा यही सवाल है, आज के युग में यदि माँ बाप क्या करते? आपके बच्चों की ऐसी शिकायत आती है तो हम उसको कैसे हैंडल करते हैं? हम यही करते हैं, पैरवी करने लगते हैं या फिर शिकायत में लग जाते हैं, और यही बच्चों की क्षमता को नष्ट कर देती है। देखिए, जैसे लकड़ी के अंदर आग छिपी हुई होती है, जैसे छाछ के अंदर मक्खन होता है, वैसे ही हर बच्चे के अंदर एक छुपा हुआ जीनियस बैठा हुआ होता है। अब उसको उजागर करने की जिम्मेदारी माँ बाप की ही होती है। देखिए, माँ बाप, बच्चों के अंदर स्ट्रेस आने का एक प्रमुख कारण क्या है जानते हो? माँ बाप ही है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के रिसर्च के आधार पर जब बच्चों को यह एहसास होता है कि माँ बाप हमारी जेन्युइन परिस्थिति को नहीं समझते, हमारे जेन्युइन सिचुएशन को नहीं समझते, हमारे जेन्युइन पर्सपेक्टिव को नहीं समझते, हमारी किल्लतें, दिक्कतें, कठिनाइयों को माँ बाप नहीं समझते ना, तब बच्चों को एहसास होता है कि जिन माँ बाप ने हमें जन्म दिया, जो माँ बाप हमारे सबसे ज्यादा करीब है, वो ही हमारी परिस्थिति को नहीं समझ पाएंगे। तब बच्चे क्रोनिक स्ट्रेस के शिकार होता है। इसलिए बच्चों में स्ट्रेस आने का एक कारण अपने ही माँ बाप होते हैं। देखिए, एक स्कूल में एक बहुत ही नार्सिसिस्टिक टीचर पढ़ा रहा था। वो अपने स्टूडेंट्स को पूछ रहा था, इसमें एक दिन वो अपने स्टूडेंट को पिक करता है और कहता है कि मैं तुझे 5 एप्पल देता हूं और दूसरा इंसान तुझे और भी 2 एप्पल्स देता है, तो तेरे पास कितने एप्पल्स होंगे? लड़का कहता है मेरे पास 8 एप्पल्स बचे हुए हैं। टीचर को लगा ये लड़का बेवकूफ लगता है, मैं उसको 5 देता हूँ, दूसरा इंसान उसको 2 देता है, तो उसके पास 8 एप्पल्स कैसे हो गए? 7 होंगे। 7 होने चाहिए ना। टीचर को लगा ये लड़का दिमागी तौर पर कमजोर होगा। टीचर दूसरा एग्जाम्पल देता है, देख बेटे, मैं तुझे 5 एप्पल्स देता हूँ, उसमें से तुझे 2 एप्पल्स किसी और को देना है, तेरे पास कितने एप्पल्स बचेंगे? 3 बचने चाहिए ना। लड़का कहता है मेरे पास 4 एप्पल्स हैं।
टीचर को लगा कि ये लड़का मेरा परिहास करता है, मेरी दिल लगी करता है, तो टीचर ने उसको जोर से उसको बुलाया और जोर से थप्पड़ ठोक दी। और फिर लड़का कहता है सर मैं आपको एक बात बताऊं, सर मैं आपको एक बात बताऊं। वो टीचर कहता है और भी मेरे साथ बहस करना चाहता है, चल नील डाउन कर। उसको कहता है अपने अंगूठे पकड़ने लग। लड़का बेचारा एक लफ्ज भी बयान नहीं करता है और अंगूठे पकड़ने लगता है। जैसे ही उसको अंगूठा पकड़ाता है ना, उसके ऊपर जेब में से ऊपर के जेब में से एक एप्पल गिर जाता है। फिर टीचर की समझ में ये आया कि इस लड़के के पास ऑलरेडी एक एप्पल था, इसीलिए वो एक एप्पल को ऐड करके ही उत्तर दे रहा था। ऐसे ही हालात कभी कभार माँ बाप की भी होती है। माँ बाप हमेशा अपने नजरियों से ही बच्चों को देखते रहते हैं। टीचर्स कभी कभार अपने नजरिए से ही बच्चों को देखते हैं। आप बच्चों के नजरिए से भी कभी कभार अपने को देखने की आदत डालिए। बच्चों का युग अलग है, बच्चों का जमाना अलग है, उनके जमाने में डालकर, उनकी उम्र में डालकर भी आप उनको देखिए ना। तो ये गलती होती है कभी कभार माँ बाप की। इस पर मैं आपको दूसरा एग्जांपल भी देता हूँ। देखिए एक टीचर, एक लड़के के पिताजी थे और लड़के को ये डर था कि मेरे यदि एग्जाम्स में कम मार्क्स आएंगे तो पिताजी मेरे विषय में क्या सोचेंगे, मेरे विषय में क्या सोचेंगे। लेकिन लड़के के अंदर जो डर था ना वही हुआ। जैसे ही बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट सामने आए ना, उसके पिताजी बाएं हाथ में लड़के का रिपोर्ट कार्ड लेके बैठे थे और दाएं हाथ में, राइट हैंड में, पिताजी आज से 30 साल पुराना अपना 10वीं कक्षा का बोर्ड एग्जाम्स का रिपोर्ट कार्ड लेके बैठे थे। अपने लड़के को बुलाते हैं और कहते हैं तेरे 10वीं कक्षा का बोर्ड एग्जाम्स का रिजल्ट आ गया। लड़का बहुत बिदक गया, घबरा गया। फिर उसके पिताजी कंपैरिजन करना शुरू करते हैं, देख तेरे साइंस में 20 मार्क्स आए थे, मेरे आज से 25 साल पहले 25 मार्क्स आए थे, तेरे से 5 मार्क्स ज्यादा। फिर पिताजी कहते हैं जिस जमाने में इंग्लिश का प्रचलन ही नहीं था उस जमाने में मेरे इंग्लिश में 25 आए थे, तेरे आज के जमाने में इंग्लिश का दौर है फिर भी 20 ही आए। तेरे संस्कृत में 15 आए, मेरे 20 आए। पिताजी ऐसे हर एक विषय का कंपैरिजन करते हैं, तेरे से सभी सब्जेक्ट में मेरे ज्यादा मार्क्स आए। फिर लड़का हाथ जोड़ के कहता है पिताजी मैं आपको एक बात बताऊं। वो और कुछ नहीं करता, पिताजी के हाथ में दोनों रिपोर्ट कार्ड्स थे, वो पिताजी की अंगुली निर्देश रिपोर्ट कार्ड के ऊपर करता है जहां पर कितने की एग्जाम से, कितने मार्क्स में से ये एग्जाम से ना वो दिखाते हैं। पिताजी आपकी सभी एग्जाम्स 100 मार्क्स में थे, मेरी सभी एग्जाम्स 50 मार्क्स में। तो फिर वो बताता है पिताजी आपके साइंस में 100 में से 25 आए, मेरे 50 में से 20 आए। किसके परसेंटेज ज्यादा हुए? आपके 25% हुए, मेरे 40% हुए। आपके संस्कृत में 100 में से 20 आए, मेरे 50 में से 15 आए थे, तो मेरे परसेंटेज आपसे ज्यादा हुए। बाप की बोलती ही बंद हो गई। तो ऐसा होता है कभी कभार माँ बाप को अपने बच्चों के नजरिए से उनको देखना पड़ता है। फिर उनको ये समझ में आता है कि बच्चों की परिस्थिति भी कभी कभार सही हो सकती है। देखिए बच्चों को आपका टॉयस नहीं, आपका टाइम चाहिए। बच्चों को घूमने के लिए मॉल नहीं, उनको रहने के लिए अच्छा माहौल चाहिए। देखिए हर एक माँ बाप को ये बात याद रखने लायक है, जब बच्चों को माँ बाप से ये 4 चीजें नहीं मिलती ना, तो वो इन 4 चीजों को बाहर से ढूंढ लेते हैं। कौन सी 4 चीजें? लव, अटेंशन, एक्सेप्टेंस और हैप्पीनेस। मैं आपको एक एक करते समझाता हूं। यदि आपके बच्चे छोटी उम्र से ही किसी लड़के या लड़की की अफेयर में पड़ गए हैं ना, तो शायद आपने अपने बच्चों को सही प्रेम नहीं दिया होगा कि बच्चों को बाहर से वास्तविक प्रेम ढूंढना पड़ता है। यदि आपने अपने बच्चों को इतना अटेंशन नहीं दिया और आपके बच्चे क्रोनिक स्ट्रेस और डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं ना, तो शायद आपने अपने बच्चों को इतना अटेंशन नहीं दिया होगा कि बच्चों को अटेंशन प्राप्त करने के लिए डिप्रेशन का शिकार होना पड़ता है। यदि आपके बच्चे गलत लोगों की संगति में उलझे हुए, गलत लोगों के साथ मित्रता करके बैठे हैं, तो शायद आपने अपने बच्चों को इतना एक्सेप्टेंस नहीं दिया होगा कि बच्चों को बाहर के गलत लोगों से अपनी जिंदगी का एक्सेप्टेंस लेना पड़ता है। यदि आपके बच्चे सेक्स, पोर्नोग्राफी, मैस्टरबेशन और ड्रग्स के एडिक्टेड हो गए हैं, तो शायद आपने अपने बच्चों को रियल जेन्युइन हैप्पीनेस नहीं दिया होगा, तभी कि बच्चों को बाहर से गलत सुख और हैप्पीनेस ढूंढना पड़ता है।
और फिर माँ बाप क्या गलती निकालते हैं, हमारे बच्चे बिगड़ गए। बच्चे बिगड़ते ना, इसमें अक्सर कारण माँ बाप की मदहोशी, बेहोशी और लापरवाही होती है। और ये उसूल हर एक जगह पर एप्लीकेबल है, माँ बाप और बच्चों के बीच, गुरु शिष्य के बीच, एक पति पत्नी के बीच, एक लीडर और एम्प्लॉइज के बीच। इसीलिए हमेशा अपने करीब के लोगों को लव, अटेंशन, एक्सेप्टेंस और हैप्पीनेस, इन 4 चीजों से अभिनवायमान रखिए। कभी भी अपने बच्चों को मूर्ख समझने की चेष्टा मत करना, वरना वो आपको महामूर्ख समझेंगे। हम सामने वाले इंसान को तभी मूर्ख समझते हैं जब हम अपने आप को श्रेष्ठ या बड़ा समझ लेते हैं। देखिए, हमने अपने आप को बड़ा समझ लिया, श्रेष्ठ समझ लिया, वो गलती हमारी है। जो हमें छोटा समझता है उसकी गलती नहीं है। और ऐसा कोई उसूल नहीं है कि जो उम्र में बड़े होते वो हमेशा ज्ञानी और समझदारी होते हैं। हिरण्यकश्यप प्रहलाद से उम्र में कई गुना बड़ा था, लेकिन अक्कल का शत्रु और खोपड़े का खाली था। ऐसे ही कभी भी अपने बच्चों को मूर्ख या गलत या ना समझने की गलती मत करना। देखिए, इसमें होता क्या है कि यदि बच्चे की कुकिंग स्किल्स अच्छी है और बच्चा ये कहता है कि माँ मुझे शेफ बनना है, माँ मुझे बावर्ची बनना है, तो माँ उसको क्या कहेगी? रसोई बनाना मर्दों का काम थोड़ी है, रसोई तो वही बनाते हैं जिनके हाथों में चूड़ियाँ होती है। मधुमक्खी मम्मी उसको क्या कहेगी जानते हो? माँ उसको संजीव कपूर बनने की प्रेरणा देगी। माँ उसको कहेगी बेटा, नो जॉब इज बिगर और सॉलर, यदि तुझे शेफ बनना है तो बन। आप सुनकर हैरत में आ जाएंगे, इस दुनिया में जितनी भी 5 स्टार होटल्स हैं ना, उसमें से 80% शेफ जेंट्स ही होते हैं, मेल ही होते हैं, और वो डॉक्टर्स और इंजीनियर से भी ज्यादा कमाते हैं। 100% आई एग्री। यदि बच्चा स्पोर्ट्स अच्छा खेल रहा है और मैथ्स में कमजोर है, तो माँ मक्खी मम्मी उसको क्या कहेगी जानते हो? बेटा, स्पोर्ट्स खेलने से तेरा बाप का भी भला नहीं हुआ, तो तेरा क्या खाक भला होगा? माँ उसको, मक्खी मम्मी उसको स्पोर्ट्स खेलने के लिए बंद करेगी और मैथ्स का ट्यूशन लगा देगी। मधुमक्खी मम्मी क्या करेगी उसको जानते हो? उसको स्पोर्ट्स में खेलने के लिए आगे भी प्रोत्साहित करेगी और स्पोर्ट्स का एक ट्यूटर लगा देगी। ये मधुमक्खी मम्मी करेगी। देखिए, मक्खी मम्मी हमेशा ट्रिपल सी होती है, वो अपने बच्चों को हमेशा कंपेयर, कंप्लेन और क्रिटिसाइज ही करती है। और मधुमक्खी मम्मी हमेशा ट्रिपल आर होती है, वो बच्चों को रिफॉर्म करेगी, रेक्टिफाई करेगी और रिकॉग्नाइज करेगी। मक्खी मम्मी CDO होती है, यानी कि चीफ डिस्करेजिंग ऑफिसर। और मधुमक्खी मम्मी क्या होती है? CEO होती है, चीफ एंकरेजिंग ऑफिसर। मक्खी मम्मी इंफॉर्मेटिव ज्यादा होती है और इन्वॉल्विंग कम होती है। मधुमक्खी मम्मी इन्वॉल्विंग ज्यादा होती है और इंफॉर्मेटिव कम होती है। मक्खी मम्मी हमेशा बच्चों को करेक्ट ज्यादा करेगी, कनेक्ट कम होगी। मधुमक्खी मम्मी बच्चों के साथ पहले कनेक्ट करेगी और फिर करेक्ट करेगी। मक्खी मम्मी विल ऑलवेज कैच हर किड्स डूइंग द रॉन्ग थिंग्स and wait for the event to punish them. Madhumaki mummy will always catch her kids doing the right things and wait for the events to reward them. Remember, actions that are rewarded are always repeated. तो ये मक्खी मम्मी और मधुमक्खी मम्मी होती है। मक्खी मम्मी यदि बच्चे गलती करते हैं ना, तो मक्खी मम्मी हमेशा उन्हें नेगेटिव पनिशमेंट ही देती है। और मधुमक्खी मम्मी हमेशा बच्चों को पॉजिटिव पनिशमेंट देती है। देखिए, नेगेटिव पनिशमेंट और पॉजिटिव पनिशमेंट में बहुत ही फर्क है। यदि बच्चे ने अपना कमरा साफ नहीं किया, तो मक्खी मम्मी उसको इतना मारेगी, इतना डांटेगी ना, इसको नेगेटिव पनिशमेंट कहते हैं। और मधुमक्खी मम्मी क्या करेगी? देख बेटा, तुझे रूम सफाई नहीं की ना, तो अब तुझे आज शाम तक इस पुस्तक में से इतने पेज पढ़कर उसका एसेंस मुझे कहना है, इसका सार कहना है। इसको पॉजिटिव पनिशमेंट कहते हैं। नेगेटिव पनिशमेंट में सीखने का कोई एलिमेंट ही नहीं होता, और वो नेगेटिव पनिशमेंट बच्चे के सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ को हमेशा गिराती है। जबकि पॉजिटिव पनिशमेंट में बच्चों को कुछ सीखने को मिलता है, बच्चे के सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ को वो हमेशा मोटिवेट करता है। इसीलिए यदि आपके बच्चे गलती करें तो उन्हें पनिशमेंट जरूर देनी है, नेगेटिव नहीं लेकिन पॉजिटिव पनिशमेंट, जो पनिशमेंट बच्चों के सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ और उनको आत्मनिर्भर बनाए, ऐसी पनिशमेंट देनी है। देखिए, मक्खी मम्मी हमेशा नेगेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करती है, जबकि मधुमक्खी मम्मी हमेशा पॉजिटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करती है। देखिए, मान लीजिए कि बच्चा माँ से मिलना चाहता है, तो मक्खी मम्मी क्या करेगी जानते? वो कुछ भी महत्वपूर्ण काम में नहीं होगी ना, फिर भी बच्चे को कहेगी, क्या सुना नहीं मैं काम में हूँ, अभी मैं तुझे नहीं मिल पाऊंगी।
मधुमक्खी मम्मी यदि कुछ भी महत्वपूर्ण काम में होगी ना, फिर भी कहेगी बेटा मैं 5 मिनट में मेरा काम करके तुरंत तुझे मिलती हूँ। ये मधुमक्खी मम्मी करती है। यदि बेटे ने होमवर्क नहीं किया ना, तो मक्खी मम्मी क्या कहेगी, अरे मूर्ख गवार, तू हर एग्जाम्स में फेल ही होगा। और मधुमक्खी मम्मी उसको क्या कहेगी, बेटा यदि तूने होमवर्क कर दिया ना, तो मैं तुझे तेरी फेवरेट कैंडी खिलाऊंगी, मैं तुझे तेरी फेवरेट मिठाई खिलाऊंगी। ये मधुमक्खी मम्मी होती है। मक्खी मम्मी हमेशा अपने बच्चों को नेगेटिव लेबल्स ही देती है। तू ही घर में पनौती है, तू ही घर का बोझ है, फिर बच्चे अपने आप को बोझ समझने लगता है। और मधुमक्खी मम्मी हमेशा पॉजिटिव लैंग्वेज का ही इस्तेमाल करती है। मक्खी मम्मी हमेशा अपने बच्चों को इमोशनली ब्लैकमेल करती है, जबकि मधुमक्खी मम्मी हमेशा अपने बच्चों को इमोशनली सपोर्ट करती है। मक्खी मम्मी क्या कहेगी, यदि तू डॉक्टर नहीं बना या इस लड़की के साथ शादी नहीं किया तो बेटा मैं सुसाइड करके मर जाऊंगी। और मधुमक्खी मम्मी क्या कहेगी, बेटा तुझे जो बनना है वो बन, लेकिन ईमानदारी से बनना। बेटा तुझे जिस लड़की के साथ शादी करनी है वो कर, लेकिन लड़की संस्कारी होनी चाहिए। मधुमक्खी मम्मी हमेशा अपने बच्चों को इमोशनली सपोर्ट करेगी। और आखिरी में मक्खी मम्मी आइसक्रीम जैसी होती है और मधुमक्खी मम्मी कैंडल जैसे होती है। देखिए आइसक्रीम और कैंडल दोनों पिघलते हैं। आइसक्रीम अपने लिए पिघलती है और कैंडल हमेशा दूसरों को प्रकाश देने के लिए पिघलती है। तो मक्खी मम्मी हमेशा यही देखेगी, मेरे बच्चे मेरे काम में क्या आ पाएंगे। और मधुमक्खी मम्मी क्या देखेगी, मैं मेरे बच्चों के उपयोग में कैसे आऊं। मक्खी मम्मी अपने बच्चों को सुखी, सफल, धनवान और सक्सेसफुल इसीलिए बनाना चाहती है ताकि वो हमारे काम में आए। जबकि मधुमक्खी मम्मी क्या सोचेगी, वो अपने बच्चों को सक्सेसफुल, धनवान, पैसे वाले या कुछ भी तरक्की इसलिए करवाना चाहती है ताकि वो बच्चों को सुखी देखना चाहती है। तो ये डिफरेंस है मक्खी मम्मी और मधुमक्खी मम्मी के बीच। इसलिए हर एक माता पिता को मेरी ये विनम्रता पूर्वक अपितु गंभीरता से ये निवेदन है कि आप बच्चों की मक्खी मम्मी नहीं लेकिन मधुमक्खी मम्मी बनिए।